नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। आधुनिक सिंचाई यंत्रों का व्यवहार करे किसान, फसल कटाई का मुफीद यंत्र रीपर बाइंडर, वन राजा और कड़कनाथ प्रभेद की मुर्गियां पाले बिहार के किसान। पशुपालक किसान भाइयों, पशुपालन इन दिनों एक सफल व्यवसाय के रूप में किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। पशुपालन में खेती की तुलना में कम स्थान की जरूरत पड़ती है और कुछ किसान तो घर के पास ही गौशाला बनाकर पशुपालन कर रहे हैं। लेकिन पशुपालन से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाना बेहद आवश्यक है। पशुपालन मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। दूध की गुणवत्ता और मात्रा जितनी अधिक होगी, पशुपालकों का फायदा भी उतना ही बेहतर होगा। पशुओं का नस्ल सुधार, संतुलित आहार और उचित प्रबंधन के जरिए इस व्यवसाय से अच्छा फायदा लिया जा सकता है। उन्नत नस्ल और देसी गाय की नस्ल भैंस पालना ही श्रेष्ठ होता है। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान पशु वैज्ञानिकों से परामर्श के बाद उन्नत नस्ल से सीमेन से ही कराएं। देसी नस्ल से पशु यहाँ की आबोहवा में जीने की आदी हो जाते हैं और कम बीमार पड़ते हैं। खेती की खबरों में आज आपकी मुलाकात प्रगतिशील किसान उत्तम कुमार से, जो सब्जियों की खेती करते हैं। पटना जिले के गोविंदपुर ग्राम के किसान उत्तम अभी नेनुआ की खेती कर रहे हैं। इनसे सीखने वाली बात यह है कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करते हुए स्वयं द्वारा निर्मित जैविक खाद से नेनुआ उपजा रहे हैं। इससे इनकी खेती की लागत कम आती है और सब्जी की गुणवत्ता भी काफी बढ़ जाती है और मुनाफा तो होता ही है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से नेनुआ हो रहे हैं और किसानों के जीविका का एक मुख्य आधार भी है। और नेनुआ का यहाँ पे सब्जियों का खेती होती है मुख्यतः हमारे इन क्षेत्रों में, जहाँ पे नेनुआ, खीरा, भुट्टा और विभिन्न प्रकार के सब्जियाँ यहाँ पे उपजते हैं, जिससे कि हम निकट के बाज़ारों में उसे भेजते हैं। इसमें मुनाफा भी अच्छा हम लोगों को होता है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों के व्यवहार से किसान भाइयों का श्रम एवं समय बचा और लागत घटी, लेकिन फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। कृषि क्षेत्र की कतार में ऐसा ही एक यंत्र है रीपर बाइंडर, जिसे फसलों की कटाई के लिए बनाया गया है। रीपर बाइंडर मशीन को फसल की कटाई के लिए बनाया गया है। यह मशीन फसल की कटाई के साथ ही रस्सियों से उनका बंडल भी बनाती है। इस यंत्र की सहायता से खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई आसानी से की जा सकती है। खास बात यह है कि इस यंत्र के कारण भूसे का नुकसान भी नहीं होता। इस मशीन से 85 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले गेहूं, जौ, धान, जेई और अन्य फसलों की आसानी से कटाई कर बंडल बनाया जा सकता है। जल मनुष्य और पशु पंछियों के लिए ही नहीं बल्कि फसलों के लिए भी जीवन है। जल संकट की वैश्विक चुनौतियों के बीच आधुनिक तकनीक से सिंचाई योजनाएं खेती योग्य भूमि को हरियाली देने में काफी कारगर हो रही है। पारंपरिक सिंचाई तकनीक की तुलना में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किसान भाइयों के लिए श्रेयस्कर होगा। कृषि क्षेत्र में आधुनिक सिंचाई योजनाओं का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए जल का कुशल प्रबंधन करने के प्रति देश के तमाम किसानों को जागरूक करना और इन सिंचाई पद्धतियों से व्यवहार के लिए उन्हें प्रेरित करना भी है। सब्जियों की खेती में ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई विधि काफी कारगर साबित हो रही है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत खेत की फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंचता है जितना उसकी बढ़वार के लिए उसे आवश्यकता होती है। पानी की बचत, वैज्ञानिक सिंचाई, कम श्रम और कम लागत जैसे गुणों वाली सिंचाई की ऐसी पद्धतियां ही आज की जरूरत बन चुकी है। किसान भाइयों, मुर्गी पालन व्यवसाय आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है।
बहुत कम लागत से शुरू होने वाला यह व्यवसाय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। कड़कनाथ और वनराजा मुर्गियों की देसी नस्लें हैं जो यहाँ की आबो हवा की काफी आदी हो चुकी हैं। ऐसे में इनके बीमार पड़ने की भी दर काफी कम होती है और बढ़ोतरी काफी अच्छी मानी जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में आज आलू प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। नया लाल आलू 2700 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2600 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2500 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और कृषि संबंधित कार्यों की दी गई सलाह पर कीजिए अमल। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक फिलहाल राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ऐसे में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बनी हुई है। अभी के मौसम में उत्तरी बिहार में मक्का फसल में सैनिक कीट और भुट्टा छेदक कीट के आक्रमण की संभावना काफी बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में इन कीटों की संख्या अधिक है उन क्षेत्रों में किसान भाइयों को क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। छिड़काव कार्य सुबह या फिर देर शाम में करें। नमस्कार किसान भाई बहनों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें खेती के माध्यम से। अब बढ़ते हैं पशुपालन की ओर। पशुपालक किसान भाइयों, आप पशुपालन इसलिए करते हैं ताकि दूध उत्पादन कर सके और आपके आय का मुख्य जरिया भी दूध है। तो अगर पावस में कमी आ जाती है तो किसान भाई बहनों की चिंता बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है। और पावस की कमी को दूर कर कैसे इसे बढ़ाया जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, जानेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आनंदिता श्रीवास्तव जी से। तो आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपको नित नई जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। आज का भी जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पशुओं में पावस कैसे बढ़ाएं और पावस है क्या और इसकी क्या प्रक्रिया है और ये किससे संबंधित है और इससे क्या क्या पशुओं में जटिलताएं देखने को मिलती हैं। जी हाँ किसान भाइयों, और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंदिता श्रीवास्तव, जो वैज्ञानिक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पावस क्या है और ये पशुओं में इसकी क्या प्रक्रिया है। पशुपालक भाई अपने गाय भैंस को इसीलिए पालते हैं ताकि उनसे वो दूध की प्राप्ति कर सके और उस दूध से वो पैसे कमा सके, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। पर अगर आप ये सोचिए कि दूध ही नहीं आपको मिल रहा है, आप जिसके लिए अपने प्रतिदिन पशु को पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, आपका काफ़ी खर्चा हो रहा है और जब वो वक्त आए कि पशु अब दूध देने के लिए तैयार है और पशु में दूध ना आए तो सोचिए एक पशुपालक पे क्या बीतेगी। आज हम इसी समस्या पे बात करने वाले हैं कि पशुओं में पावस कैसे बढ़ाया जाए। पावस को हम लेट डाउन ऑफ मिल्क भी कहते हैं कि दूध का थन में से कैसे आना होता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। मतलब इसमें तंत्र हमारे शरीर का और साथ में ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन, ये दोनों के सौजन्य से ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि होती है। इसमें पशुपालक भाई जैसे ही थनों को हाथ लगाते हैं एक दुधारू पशु के, करीबन 90 सेकंड का समय होता है, 1 से 1.5 मिनट का, कि उसमें जो स्टिमुलेशन होता है, जिसे हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी के द्वारा उसके थनों से होता हुआ उसके मस्तिष्क में जाता है। मस्तिष्क में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे एक ग्रंथि स्थित होती है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये एक मटर के दाने के समान ग्रंथि होती है और इसके 2 भाग होते हैं, अग्र और पश्य। पश्य जो क्षेत्र होता है उसमें से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। जब ये जैसे ही स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे पशुओं के रक्त में, ये क्या करता है, थनों में जाता है और थनों में जो कोशिकाएं होती हैं जो दूध को
होल्ड किए रहती हैं, दूध जिसमें भरा रहता है उनमें संकुचन करता है और उसी से ये थनों के माध्यम से जैसे ही पशुपालक भाई दूध निकालते हैं दूध निकलता है। ये ऑक्सीटोसिन की खास बात है कि ये मात्र 2 से 3 मिनट ही हमारे रक्त में रहता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम पावस कहते हैं कि दूध हमारा थन से कैसे निकला। मैडम, आपने काफ़ी विस्तार से पावस के बारे में जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों तक पहुंचाई। अगला सवाल एक और महत्वपूर्ण है जो इसी से संबंधित है कि पावस की जो समस्या है ये किन कारणों से होता है। हम देखेंगे कि जैसे हमारी मादा पशु है वो दूध देने के लिए तैयार होती है तो उस समय ही हम जो उसका बछड़ा है मादा पशु के सामने ला दें या उससे उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, मतलब मादा पशु क्या होगी, हमारी उत्तेजक हो जाएगी, जिससे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण मस्तिष्क में सुचारू रूप से संपन्न होगा और थनों से दूध निकलने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। पहला ऐसा कर सकते हैं कि हम पशु के बच्चे को या बछड़े या बछिया को उसके सामने ले आएं। दूसरा, उसकी आवाज़ सुनकर ये सारी जो पशु होता है ये सारे स्टिमुलस से वो उत्तेजित हो जाता है। दूसरा खास बात याद रखें हम कि उसका नित्य प्रतिदिन हम दूध काढ़ने का एक सही समय निश्चित कर लें। जैसे अगर हम सुबह के 6 बजे निकालते हैं काढ़ते हैं दूध, 5 बजे काढ़ते हैं, 7 बजे काढ़ते हैं, तो प्रतिदिन उसी समय करें। दिन में 2 बार करें, जो भी समय है उसको निर्धारित करें, समय ना बदलें। कभी पशुपालक भाई क्या करते हैं, एक दिन अगर 8 बजे दूध निकाल लिए, दूसरे दिन 9 बजे निकाल रहे हैं, तीसरे दिन 6 बजे निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा, पशु नहीं समझ पाता है। हम लोग अपने इंसानों में भी देखें कि एक रिदम होती है जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में सर्केडियन रिदम, जिससे कि जो प्रतिदिन अगर एक व्यक्ति 6 बजे उठता है तो दूसरे दिन भी उसकी 6 बजे अपने आप आँख खुल जाती है। वैसे ही पशुओं में भी होता है। अगर एक दिन आप मिल्क काढ़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो प्रतिदिन समय निर्धारित करें। दूसरा, व्यक्ति बदलने से जो दूधिया है वो हमेशा ना बदलें। एक व्यक्ति अगर आप कर दिए हैं, चुनाव कर लिए हैं कि वो दूध निकाल रहा है तो रोज़ वही दूध निकालें। प्रतिदिन बदल के अगर व्यक्ति जाएगा दूध निकालने तो भी जो आपका पशु है वो तनाव में आ जाएगा। जो भी पावस के लिए जो समस्याएं जिम्मेदार हैं उनको भी हमने जाना। हमारे पशुपालक भाई कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उनके पास भी ये जानकारी विस्तृत रूप से पहुंच रही होगी। तो जो समस्याएं हैं इसमें आपने जो इसका निदान है उसके बारे में भी आपने विस्तार से बतलाया, लेकिन जो इसके लिए जो खान पान किस तरह का रहना चाहिए जिससे मतलब पावस जो है वो उसका बृहद पैमाने पर विकास हो सके और पशुओं में ये समस्या नहीं के बराबर हो। जी पशुपालक भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे पशुओं का जो चारा होता है, आहार होता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाता है। तो ऐसे पशु जो कि जिसे हम कह सकते हैं ब्यात के तुरंत बाद जो पशु दूध देना चालू किए हैं, उनके आहार में आप दाना का सम्मिलित करें। 1 किलो प्रतिदिन दाना उसमें दाना दें और ऐसा आहार दें पशु को जो खाने में उसके रुचिकर हो, जो उसे पसंद आता हो। उससे भी उसका ब्यात बढ़ता है। उससे उसकी पहले ब्यात में ये पावस की समस्या होती है, तो ये पावस की समस्या से हम रूबरू हो सकते हैं। उसके चारे में हम दाना मिलाएं, उसके जो शरीर का वजन है उसको देखते हुए उसका 1 किलो दाना उसमें बढ़ाएं गाय में और 2 किलो भैंस में दाना हम बढ़ा सकते हैं और उसको तिल का तेल भी पिला सकते हैं जिससे कि अच्छे रूप से पावस उसका बढ़ सके। मैडम, गर्मी का प्रचंड रूप शुरू हो चुका है और इस मौसम में जो हमारा पशु है वह भी निढाल अवस्था में कभी कभी आ जाता है। जो हमारे पशुपालक भाई हैं, समुचित देखभाल नहीं रहने की वजह से हमारे कई पशु इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसमें जो पावस की प्रक्रिया है, जो समस्याएं हैं, तो इसके रोकथाम के लिए या जो सावधानी है, तो इसके बारे में भी हम आपकी जानकारी अपने किसान भाइयों तक मैडम पहुंचाना चाहेंगे। अपने पशुओं को ज़्यादा तेज धूप से, गर्मी से बचाएं। एक ऐसे स्थान पे रखें जो भी दुधारू पशु है जो कि छायादार हो,
हवा का अच्छा वहाँ पे आना जाना हो, हवा मतलब वहाँ अच्छी चलती हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, ठंडा पिलाएं, किसी भी तरीके का तनाव से पशु को बचाएं आप। ऐसे दुधारू पशुओं को ऐसे झुंड में ना रखें जिसमें काफ़ी मारपीट वाले और अन्य जानवर रहते हों, जिससे कि अगर वो किसी तरीके की इन गतिविधियों में अगर उनका रुझान हो जाएगा तो उनका हो सकता है दूध कम आए, दूध की उत्पादकता पे इसका असर पड़ सकता है। और बहुत तरीके की हर्बल प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं, वो भी चाहे पशुपालक भाई तो अपने पशुओं को आहार में दे सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन तक ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स को दें जो कि हार्मोन के मिक्सचर्स होते हैं, उनको देने से उनकी दूध की उत्पादकता बनी रहेगी। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी मैडम ने बतलाया कि जो ज़रूरी सावधानियां हैं उनको अपनाकर जो पावस की समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं, और जो मादा पशुओं का जो दूध देने की प्रक्रिया है उसे बृहद पैमाने पर आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी को आप निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि पशुओं में होने वाली पावस की कमी को दूर कर कैसे इसे बढ़ाया जाए। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश प्रदेश में कृषि को मुख्य आजीविका के रूप में अपनाया जाता है। यही वजह है कि बीजों का महत्व बढ़ जाता है। तो जानेंगे कि कैसे बीज उत्पादन में कैसे इसके तरीके हैं और इसका क्या महत्व है, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार इंद्रजीत और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम पर। इस कार्यक्रम में हम कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और आज इसी खास कड़ी में हम बात करेंगे बीज प्रमाणीकरण के बारे में। बीज प्रमाणीकरण के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव प्रताप सिंह, सहायक निदेशक कृषि विभाग से। डॉक्टर साहब, अब आज हमारे किसान भाइयों को बताइए कि बीज प्रमाणित है क्या और इसके लाभ क्या होते हैं। बीज प्रमाणीकरण डॉक्टर साहब एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जो किसान बीज अपने खेतों में उगाते हैं उसी को जो है हमारे सीड एक्ट 1966 के अंतर्गत जो है एक प्रावधान बनाया गया है कि बीज के 4 प्रकार जो हैं, ब्रीडर सीड, आधार बीज और प्रमाणित बीज को जो है एक एजेंसी के द्वारा, जो हमारी सरकार की एजेंसीज होती हैं, उनके थ्रू जो है इसको प्रमाणित करके किसानों को जो है उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज जो है उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी बातों की ध्यान रखी जाती हैं। जैसे सबसे पहले किसान जो हैं बीज प्रमाणीकरण कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे। बीज प्रमाणीकरण कराने हेतु उन्हें सबसे पहले एक बीज स्रोत लेना पड़ता है। जैसे कि फाउंडेशन सीड अगर उन्हें उगाना है, आधार बीज उगाना है, तो सबसे पहले उन्हें ब्रीडर सीड की आवश्यकता होगी। अगर उन्हें प्रमाणित बीज उगाना है तो उन्हें फाउंडेशन सीड की आवश्यकता होगी। तो वह फाउंडेशन सीड जो है किसी ICAR इंस्टीट्यूट्स, हमारे सरकार की संस्था, KVKs, विश्वविद्यालय से जो है प्राप्त कर उसे उगा सकते हैं। बीज को प्रमाणित कराने हेतु हमारे पास उन्हें किसी संस्था के थ्रू करानी होती है, क्योंकि बीज प्रमाणीकरण जो है 2 स्तर पे होती हैं। एक फील्ड स्तर होता है जहां प्रोडक्शन होता है, उपज होती है बीजों की। उपज के बाद जो है वह बीज जो है प्रोसेसिंग सेंटर पहुंचाया जाता है, फिर वहां प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जो है उसकी गुणवत्ता टेस्ट होती है हमारी बीज विश्लेषण प्रयोगशाला में। और वहाँ पे अगर बीज गुणवत्तापूर्ण होती हैं तो उसे हम सर्टिफाई करके टैग इशू करते हैं, सील बोरा का सील बंदी करते हैं, फिर वह जो है किसानों के पास पहुँचता है एज ए सर्टिफाइड सीड। सर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, तो किसानों को बीज प्रमाणीकरण करना जरूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें एक गारंटी होती है कि यह सीड जो है उच्च गुणवत्तापूर्ण है। क्योंकि हर लेवल पे जो है उसकी मॉनिटरिंग होती है, देखरेख होती है। फील्ड स्तर पे जो है हमारे इंस्पेक्टर जो हैं मिनिमम 2 बार जाके विजिट करते हैं। ज़रूरी जो भी आवश्यकता दिशा निर्देश होती हैं उनको बताया जाता है कि ये चीज़, जैसे कि मान लिया जाए कि धान का फसल है
उसमें किसी तरह का कोई अलग प्रकार के वेराइटीज़ उगे हुए हैं तो उनको रोगिंग करके हटवाया जाता है। अगर किसी तरह की कोई बीमारी लगी हुई है तो उसे हटवाया जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया गया है कि नहीं, इसको देखा जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं से गुजरने के बाद फिर जो है प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के टाइम में जो है हर वेराइटीज़ का, हर सीड का, हर फसलवार जो है उनका अपना प्रोसेसिंग सीव होता है, साइज होता है, उसी के अनुसार जो है उसकी होती है, जिस प्रोसेसिंग होती है, जिसके कारण जो है शुद्ध बीज, फिजिकल प्योरिटी मेंटेन होते हुए जो आती है। इस सारी प्रक्रियाएं जो है हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा जो है देखरेख में की जाती है। फिर वहाँ से सैम्पलिंग, प्रोसेसिंग होने के उपरांत सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग होने के उपरांत जो है हमारे बीज विश्लेषण प्रयोगशाला में आती है। फिर वहाँ हम उसकी नमी जांच करते हैं, उसकी फिजिकल इम्प्योरिटीज़ जो क्या है, भौतिक क्या है उसमें, वो देखते हैं। फिर उसके बाद जो है उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है। मान लिया जाए कि धान है तो धान की मिनिमम जो है जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है। अगर 80% से नीचे होती है धान की तो जो है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम सर्टिफाई नहीं करते हैं। तो यह गारंटी देते हैं हम प्रमाणीकरण में कि जो आपके पास सीड पहुंच रही है ये टोटली सही है। उससे किसान को जो है एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इस सीड का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा फसल है वो बर्बाद नहीं होगा। अगर कोई किसान बीज ले लेता है और किसी कारण बस वो फसल उस समय नहीं लगा पाए और उसकी जगह पे कोई और फसल लगाए तो उस बीज को फिर वो अगले सीजन के लिए यूज़ कर सकता है। अगर फसल उनको लगाना है, अगर उस टाइम दूसरा बीज लगा लिए तो जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि साल में उसकी हो सकती है जर्मिनेशन परसेंटेज जो है कम हो गई हो, किसी कारण से हो सकता है रख रखाव में अच्छा नहीं हो, जिसके कारण अंकुरण नहीं हो पाए उसकी। तो ऐसी गलती किसानों को नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सीड उसी वक्त खरीदे जो उनको लगाना है। अगर सीड खरीद के ला लिए हैं तो उसे ज़रूर लगाएं। अगर नहीं लगाते हैं तो या तो किसी ज़रूरतमंद किसान को दे दें या कोशिश नहीं करें कि अगले वर्ष में इसको लगाएं, उसी वर्ष लगाना ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मार्केट में TFL सीड उपलब्ध होती है जो किसानों के द्वारा लाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। देखिए, इसको हिंदी में कहेंगे तो सत्यापित बीज होता है। यह टोटल विश्वास पे होता है। मान लिया जाए कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, वह हो सकता है प्रमाणित उस बीज को नहीं कराए, तो वैसे कंडीशन में वह सत्यापित बीज करके बेचती है कि उसकी पूरी गारंटी उस खुद की कंपनी की होती है और वह जितनी प्रक्रियाएं होती हैं लेबलिंग की, वो सारी चीज़ें उस पर लिखी रहती हैं कि नमी कितनी है सीड की, अंकुरण क्षमता कितना है, इसमें इनर्ट मैटर कितने हैं, ऑब्जेक्शनल वीड है कि नहीं है। ये सारी जानकारी जो है उस बोरे पे उपलब्ध करानी है उनको। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह संबंधित कंपनी और उनके डीलर की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका कीमती समय देने के लिए। और किसान भाइयों से उम्मीद है कि आपको ये इस विषय पर जितनी भी जानकारी चाहिए होगी वो मिल गई होगी। और इसी कड़ी में हम फिर से बात करेंगे इसी टॉपिक के आगे बढ़ के। तब तक के लिए धन्यवाद। किसान भाई बहनों, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ नई और ख़ास जानकारियाँ हमारा यह कार्यक्रम कृषि दर्शन आपको देता है। तो आज का हमारा यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।